आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 17। इसके पहले 16 क्लासें हो चुकी हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं पीछे के 16 क्लास रिवीजन करके आएँ ताकि इस क्लास को आप अच्छे से समझ पाएँ। और इस क्लास का यदि आपको PDF चाहिए, ऑनलाइन मार्क टेस्ट चाहिए, वो भी फ्री में, इस सुविधा का लाभ उठाना है तो आप जो है www.globaliti पर जाइए, www.globaliti.org पर जाइए और सुविधा का लाभ उठाइए। कौन सी वेबसाइट? ये दी हुई है। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस क्लास की PDF और ऑनलाइन मार्क टेस्ट देने की सुविधा पा सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन अ लेड एसिड बैटरी। बकलिंग का मतलब होता है मुड़ना। बकलिंग का मतलब हिंदी में होता है मुड़ना। बकलिंग का मतलब होता है हिंदी में मुड़ना या तिरछा हो जाना, जैसे भी हो, मतलब अपनी वास्तविक स्थिति से परिवर्तित हो जाना, कोई भी चीज़ हो। शीशा बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव है? बकलिंग दोष कब होता है? जब बैटरी को बहुत ज़्यादा चार्ज कर दो या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कर दो, उस केस में हमारे बैटरी में क्या इफेक्ट, क्या फॉल्ट आता है? बकलिंग इफेक्ट आता है। बकलिंग इफेक्ट से क्या होते हैं? हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं या हमारे जो प्लेट होते हैं, प्लेट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो मुड़ जाता है। उससे क्या हो जाता है? हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो सही से मेजर नहीं हो पाती और हमें पता नहीं हो पाता कि बैटरी को, कहने का मतलब सेल अपना उतना पोटेंशियल नहीं दे पाता जितना एक सेल से हम लोग उम्मीद रखते हैं। मोटा मोटा बता दें आपको। बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। क्या हुआ? इलेक्ट्रोड हमारे मुड़ गए। रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिविटी, मेकिंग शॉर्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मेकिंग इंक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए ये सब इफेक्ट होगा, लेकिन जो पूछा है ये सब इफेक्ट होगा। जब बकलिंग इफेक्ट आएगा तब ये तीनों इफेक्ट आएंगे, लेकिन पूछा बकलिंग इफेक्ट कब आता है? बकलिंग इफेक्ट क्या बोलते हैं? तो वही बताया, जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं जब वो मुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम बकलिंग इफेक्ट। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हम जो हमारी प्लेटें हैं उनको हम नया लगाएं। इसका और कोई इलाज नहीं है। सबसे अच्छा इलाज है बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हमारे मुड़ गए हैं, इसको बकलिंग इफेक्ट बोलते हैं। बकलिंग इफेक्ट कब आता है? जब बैटरी को बहुत ज़्यादा अधिक रेट से चार्ज कर दें या बहुत दिनों तक डिस्चार्ज अवस्था में रख दें, तो हमारे जो सेल होता है, हमारी जो बैटरी होती है, उसमें बकलिंग इफेक्ट आ जाता है। बकलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड का मुड़ना। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, पूछा है सर्किट का आउटपुट वोल्टेज पूछा है। क्या पूछा है? सर्किट का आउटपुट वोल्टेज ऑफ सर्किट। आउटपुट वोल्टेज गिवन सर्किट, आपको सर्किट दी हुई है, इसका आउटपुट वोल्टेज बताना है। ने बताया था ET इक्वल टू क्या हो जाता है इसका? ET इक्वल टू हो जाता है NE। NE हमारी क्या है? N हमारे नंबर ऑफ सेल है, कितने हैं? 1 2 3। E कितना है? E हमारा EMF मतलब 3 है, 1.5 है ना एक सेल का, तो कितना हुआ? 4.5। ये हमारा फार्मूला होता है, तो 4.5 ये दिया हुआ है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। सर्किट का टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? 4.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए जब भी न्यूमेरिकल करिए, तो अगर आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तो एक बार जब भी जाइए एग्जाम देने, तो उससे पहले सारे फार्मूले जरूर लर्न करके जाइए। अगर फार्मूले लर्न करके गए हैं तो आपको न्यूमेरिकल में इतना बढ़िया मजा आएगा। और न्यूमेरिकल में देखिए, न्यूमेरिकल में क्या होता है, या तो बहुत सही आंसर पाओगे या तो गलत आंसर पाओगे। उसके करीब जाने का कोई व्यवस्था नहीं होती, या तो पूरे मार्क्स मिलेंगे या तो पूरे जाएंगे। तो इसलिए न्यूमेरिकल में कोशिश किया करो कि उसको सही से कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल का मार्क्स जो है हमेशा पूरा मिलता है। और उसके लिए आपको फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे। बिना फार्मूले पढ़े आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जब भी जाओ न्यूमेरिकल के लिए, उसके पहले पूरे फार्मूले, हम कह रहे हैं पूरे बुक का फार्मूला आप किसी एक जगह पे नोट कर लीजिए, उसका नोट्स बनाइए सुबह शाम। बिल्कुल जैसे आपको दवा दी जाती है, 2 टेबलेट सुबह खानी, 2 शाम खानी है, उन फार्मूलों का रिविजन करते रहोगे, लाइफ टाइम आप कभी परेशान नहीं होगे न्यूमेरिकल पोर्सन में। विच इज यूज्ड एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इन ड्राई सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्या यूज होता है? हमने बताया कार्बन। कल बताए थे क्या यूज होता है? जिंक। लेकिन वो कौन था? सिल्वर ऑक्साइड सेल था। ये बस चीज याद रखना, विच इज यूज पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रोड। पहले तो क्या बताया? पॉजिटिव प्लेट, दूसरा बताया ड्राई सेल। तो ये चीज क्वेश्चन की कंडीशन जरूर पता करना। ऑप्शन रट के मत जाना पेपर में। क्वेश्चन की कंडीशन पता करके जाओगे तभी पेपर सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। बी सी पढ़ के जाओगे, वहां पर अगर वैल्यू चेंज करके दे दिया, बी वाले ऑप्शन को सी कर दिया, सी वाले को बी कर दिया, या कोई और वैल्यू पुट कर दिया, तो आप परेशान हो जाओगे, कर नहीं पाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल पढ़िए और क्वेश्चन बिल्कुल डाउट क्लियर करके जाइए घर से। मतलब अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल है तब क्या होगा, और हो सके तो आप अपने आसपास की जो
बैटरी की दुकान है, वहाँ पे जाइए, पहचानने की कोशिश करिए कौन सिल्वर ऑक्साइड सेल है, कौन सीसा अम्ल बंद बैटरी है, लेड एसिड बैटरी कौन सी है, ड्राई सेल कौन से है, प्राइमरी सेल कौन है, सेकेंडरी सेल कौन से हैं। इन सबको आप जो है बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिए, तो आप अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट हैपन टू टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इफ लोड इंक्रीज। बोला है यदि लोड बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज हमारी क्या होगी। देखिए जैसे कोई चीज़ है, लोड बढ़ा दिया जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है। जैसे आप अभी कवर कर रहे हो, आपके अंदर बार करने की क्षमता है, आप जो है 5 मिनट में 700 पेज लिख सकते हो, 5 मिनट में 700 पेज लिख सकते हो, आपके पास अभी ये क्षमता है, ठीक है। लेकिन अब आपसे बोल दिया जाए और 5 मिनट में आपको 12 पेज लिखना है। अभी तक आपको क्या बोला गया है, 5 मिनट में 7 पेज लिखने हैं, अब आपसे बोल दिया जाए 5 मिनट में 12 पेज लिखने हैं, तो आपके माइंड में एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। दूसरा, जो आपकी हैंड राइटिंग होगी, जो आपका हैंड रिटन नोट्स जो बन रहा होगा, उसकी तुलना में उसका राइटिंग लिखने का आप थोड़ा और जल्दी जल्दी लिखोगे। हो सकता है कि 2-3 अक्षर गलत लिख जाएं, मिस हो जाएं, या आपका जो लेखन पत्र है उतना सुंदर नहीं होगा जितना आप 5 मिनट में, आपकी कैपेसिटी कितनी, 5 मिनट में 9 पेज लिख रहे थे, अब 5 मिनट में 12 पेज लिखने हैं, तो इसका मतलब आप लिखोगे तो, लेकिन आपका जो लिखने का स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, हाथ में भी दर्द होगा। और दूसरा, आपकी एक्यूरेसी, जो आपका सुंदरता है, आपके अक्षर है, वो उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब कि आपका जो आउटपुट है वो घट जाएगा, मतलब आप उतना स्टेबिलिटी से, उतना कैपेबिलिटी से काम नहीं कर पाओगे। तो वही बोला है, टर्मिनल वोल्टेज यदि आपकी 5 वोल्ट है और 5 वोल्ट सप्लाई आपको दे रहे हो, लोड चल रहा है, अच्छा, अब लोड वहाँ पे लगा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस लगा है, 3 ओम का लगा हुआ है, 2 ओम का लगा हुआ है, अगर वहाँ उसे बढ़ा करके हम कोई और लोड रख दें, उससे बड़ा कैटेगरी का लोड रख दें, क्या होगी, हमारी टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगी। टर्मिनल वोल्टेज घटने के या रेट ऑफ डिस्चार्ज जो है तेजी से मतलब इंक्रीज होगा। रेट ऑफ डिस्चार्ज का बात कर रहे हैं, तेजी से इंक्रीज होगा। लेकिन अगर देखोगे डिस्चार्जिंग, मतलब बोला है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या हो, व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब लोड बढ़ाओगे, तो टर्मिनल वोल्टेज घटेगी ना, लोड आपका इंक्रीज हुआ ना, लोड इंक्रीज हुआ तो टर्मिनल वोल्टेज आपकी घट जाएगी। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इफ लोड इंक्रीज, यदि देखिए लोड इंक्रीज हो गया, लोड बढ़ा दिए तो क्या हुआ, आपका वोल्टेज घटेगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है 15 मिनट में, तो बैटरी आपका 10 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आप बैटरी से ज़्यादा पावर ले रहे हो, बैटरी ज़्यादा सप्लाई ले रहे हो, तो टर्मिनल वोल्टेज घटेगी ना, उसकी डिक्रीज होगी। इसका राइट आंसर डिक्रीज, घटेगी, राइट आंसर डिक्रीज। अगला क्वेश्चन बोला हुआ, वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है, हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इन प्रिवेंट इन वोल्टाइक सेल। हमने कल बताया सेल कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, सब बिल्कुल बता रहे हैं। क्लास देखने के लिए आपको पीछे क्लास देखनी पड़ेगी, जितनी क्लास चल रही है सब रिलेट करके चल रही है, अगर पिछली क्लास नहीं देखोगे तो अगली क्लास समझ में नहीं आएगी। बोला है वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे दूर करेंगे, सेलों को श्रेणी में कनेक्ट करके, बाई डिपोलराइजिंग एजेंट, बाई कनेक्टिंग सेल इन पैरेलल, सेलों को पैरेलल में कनेक्ट करके, बाई अमैलगेटिंग। देखिए हमने पढ़ाया था पहले दिन जब सेल का टॉपिक शुरू किया था, तो वहाँ पर हमने पूरी थ्योरी बताई थी, छोटी करके पूरी थ्योरी बताई थी, अगर उस क्लास को आप देख लेंगे आप समझ जाएंगे। बोला है हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट, स्थानीय क्रिया दोष को कैसे पता करेंगे, कैसे रोकेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे नियंत्रित करेंगे, अमेलगेटिक करेंगे, जिंक प्लेट के साथ, जस्ता प्लेट के साथ अमेलगेटिक प्रक्रिया करने के साथ ही हम वोल्टाइक सेल में जो स्थानीय क्रिया दोष है इसको रोक सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है, एम सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है, व्हाट डज द लेटर जेड इंडिकेट इन द फार्मूला। सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है, एम बराबर जेड अपान आई टी, एम बराबर जेड। अच्छा, ये तो वो जो दिया हुआ है सूत्र में जेड अक्षर क्या रिप्रेजेंट करता है। अब देखो आपको बताया, अभी हमने बताया था कल को, आई आपकी क्या थी, करंट थी, टी आपका क्या था, टाइम था, एम क्या थी, उसकी द्रव्यमान में जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा थी वो थी, मुक्त पदार्थों की मात्रा वो भी क्या बोलते हैं द्रव्यमान, उसका जो हमने बताया था कि जीएम में होता है, एम इक्वल टू जेड आई टी। कल आपको मैंने इसका जो है सूत्र का निगमन पूरा कल की क्लास में हमने पूरा करवाया हुआ है, आप कल की क्लास एक बार देख लीजिए। एम इक्वल टू जेड अपान 90, व्हाट डज द लेटर जेड इंडिकेट, जेड क्या बताता है, जो हमारा ईसी है, ईसी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसको बताता है, क्या बताता है, विद्युत अपघटन बताता है, क्या विद्युत अपघट, ईसीई आप इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट बताता है, क्या बताता है, जेड। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एम आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, आई क्या रिप्रेजेंट करता है, टी क्या रिप्रेजेंट करता है और जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चीज यहाँ पे बतानी हुई। जेड आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ईसीई, जेड आपका ईसीई रिप्रेजेंट करता है, टी टाइम रिप्रेजेंट करता है, आई क्या है, आई आपकी करंट है,
m क्या है आपका, मास कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान है, पदार्थों की जो मुक्त मात्रा है वो भी किसमें, द्रव्यमान में। क्या है, व्हाट डज द लेटर z इंडिकेट द फार्मूला m इक्वल टू जेड अपान आई टी, में z क्या है आपका, z आपका ECE है, इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट जो दिया हुआ है, ECE आप इलेक्ट्रोलाइट, इसको किससे मेजर करते हैं, इसको हम हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। अगर ये पूछ ले कि ECE का लेवल किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइट का है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ये दिया हुआ है ECE आप इलेक्ट्रोलाइट, ये किस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आप इलेक्ट्रोलाइट, इसको मेजर किससे करते हैं अगर पूछ ले तो आपको बताना है हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। और इसमें मेजर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तांबे का हमने बताया, कल आपको क्या बताया था, सिल्वर का बताया था। आज क्या पूछा, तांबे का 0.329, कापर का कितना होता है 0.329 मिलीग्राम पर कूलाम, ये इसका होता है। उसके बाद पूछा है सीसा बैटरी में बकलिंग दोष क्या है, सीसा बैटरी में बकलिंग दोष क्या है। अब देखो अभी हमने बताया था बकलिंग दोष क्या होता है, प्लेटो जब हमारे इलेक्ट्रोड जो होते हैं जो नीचे मुड़ जाते हैं उसी को हम बोलते हैं बकलिंग दोष। सीसामल बैटरी में पूछा है डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी, सीसामल बैटरी में बकलिंग दोष क्या है, जब हमारे इलेक्ट्रोड का नीचे वाला हिस्सा जो थोड़ा मुड़ जाता है उसको हम बोलते हैं बकलिंग डिफेक्ट। ये कब होता है, जब बैटरी को बड़ी तेजी से चार्ज करे और बहुत तेजी से डिस्चार्ज करे या बहुत लंबे समय तक डिस्चार्ज रखे, तब ये होता है। तो दिया हुआ है ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग, चार्जिंग विथ लो रेट फॉर शॉर्ट पीरियड, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटेशन फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, बैटरी इज केप्ट डिस्चार्ज कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड। तो देखो बताए थे, हमने बताए थे ओवर चार्जिंग एंड ओवर डिस्चार्जिंग। क्या है, ओवर चार्जिंग एंड ओवर डिस्चार्जिंग, बहुत तेजी से चार्ज करना, बहुत तेजी से डिस्चार्ज करना। क्या हुआ इसका राइट आंसर, विच इज द केस ऑफ बकलिंग। बकलिंग कब होता है, जब बैटरी की चार्जिंग की रेट और बैटरी की डिस्चार्जिंग रेट बड़ी तेजी कर देते हैं, बड़ी मतलब उसकी रेटेड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्पीड से, रेटेड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट से अगर ज़्यादा तेजी से करें, मतलब कोई आदमी की कैपेसिटी काम करने की कम है, उससे ज़्यादा काम निकल लिया जाएगा तो क्या होगा, बहुत जल्दी वो वीक हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो वही बोला हुआ है ओवर चार्जिंग एंड ओवर डिस्चार्जिंग। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, तो इसका राइट आंसर आप सबने जान लिया। अगला क्वेश्चन है आपका, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, मतलब रेट ऑफ चार्जिंग, मतलब बैटरी का जो रेट ऑफ चार्ज है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं, मल्टीमीटर से हम सब कुछ काम कर सकते हैं, तो उसका नाम ही मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, करंट भी चेक कर सकते हैं, वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। बोला है हाइड्रोमीटर से सिर्फ हमसे क्या चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सिर्फ वो मेजर कर सकते हैं, जो घनत्व है इलेक्ट्रोलाइट का क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसको हम किससे मेजर करते हैं, हाइड्रोमीटर से। मल्टीमीटर से हम मल्टी काम कर सकते हैं, वोल्टमीटर से वोल्ट मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो बोला है यहाँ पे ऑपरेटर्स इज यूज टू चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज, बैटरी के चार्जिंग कंडीशन किससे मेजर करेंगे, तो उसको मेजर करने के लिए हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से। इस बैटरी को कितनी चार्जिंग की आवश्यकता है, इस बैटरी को कितनी चार्जिंग की आवश्यकता है, तो उसका पहले डिस्चार्जिंग रेट निकाल लेंगे। अगर आपको पता होता है कि ऐसे कोई आपका कंपनी से ट्रैक्टर लेते हो या कुछ लेते हो तो बोलते हो कि ये कितना ईंधन लेगा, कितना फ्यूल लेगा, कितने लीटर जो है डीजल खाएगा 1 घंटे में, तो क्या कहते हैं सबसे पहले कि 1 घंटे से चालू करके देख लो, 1 घंटे से डिस्चार्ज करके देख लो। अगर उतना पता चल जाए हमें 1 घंटे में 4 लीटर खा रहा, 5 लीटर तेल खपत हो रही है, तो क्या निकाल लेंगे हम, डिस्चार्जिंग निकाल लिए ना, तो हमें चार्जिंग पता हो जाएगी कि 1 घंटे में इसे कितना चार्ज करना पड़ेगा। 1 घंटे खेत में या कहीं रोड पर हम उस ट्रैक्टर को चला लिए तो 1 घंटे में यदि उसकी ईंधन खत्म 4 लीटर की हुई, 4 लीटर डीजल उसने खाया, तो हमें ये पता हो गया ना कि 1 घंटे में 4 लीटर ईंधन डिस्चार्ज करेगा, खत्म करेगा। तो अब हमें पता ये हो गया कि 1 घंटे इसे चलाने के लिए कितना ईंधन देना पड़ेगा, 4 लीटर। तो वही चीज बोला हुआ है कंडीशन ऑफ वोल्टेज बैटरी, चेक द बैटरी चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन बैटरी। तो क्या करेंगे, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, एक बार उसे हाई रेट से डिस्चार्ज कर देंगे जो उसकी फुल कैपेसिटी होगी। उसी ट्रैक्टर को हमने खेत में चलाकर बड़ी तेजी से काम लिया तो पता चल गया कि 1 घंटे में 4 लीटर खाता है अधिकतम, तो उसको जब हम चार्ज करेंगे 1 घंटे चलाने के लिए तो अधिकतम 4 लीटर ईंधन देंगे ना। तो वही चीज बोला हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का यूज करके हम उसकी चार्जिंग बैटरी की चार्जिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज बैटरी।
ये इसका राइट आंसर हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? तो कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खोता है? एनोड हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोता है। देखो वैसे कोई आज तक कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं बना है कि एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। इनकी दोनों की अलग अलग कंडीशन होती है। मैं दोनों को बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। एक कंडीशन होती है, थोड़ा सा क्वेश्चन शिफ्ट करना है, शिफ्ट नहीं करेंगे। वैसे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। देखो अगर बात करें ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, अगर बात की जाए ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, इसका राइट आंसर कौन सा है? एनोड। ये आप लोग जान लीजिए, इसको आप लोग जान लीजिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं जिससे आपके डाउट लाइफ टाइम दूर हो जाएंगे। ड्यूरिंग चार्जिंग एक कंडीशन बताने जा रहा हूं, ड्यूरिंग चार्जिंग और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो पहले बता दूं ड्यूरिंग चार्जिंग, ये आपकी बता देता हूं। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मतलब बैटरी जब निरावेशन कर रहे हैं, बैटरी से हम काम ले रहे हैं, बैटरी से पावर ले रहे हैं। एक है बैटरी जब चार्ज की जा रही है, ड्यूरिंग चार्जिंग। तो इस समय आपके पास दो टर्मिनल होंगे, डिस्चार्जिंग के समय और चार्जिंग के समय भी आपके पास दो टर्मिनल होंगे। कौन कौन से होंगे? कैथोड एक टर्मिनल होगा एनोड। ठीक, इसके बाद ड्यूरिंग चार्जिंग, ये चार्जिंग के समय है, ऊपर वाला डिस्चार्जिंग के समय। इस समय भी आपके पास कितने टर्मिनल होंगे? कैथोड और एनोड, दो टर्मिनल होंगे। अभी भी नॉर्मली तौर पे हम क्या मानते हैं? बैटरी का जो हमारा एनोड होता है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं और जो कैथोड होता है उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। नॉर्मली बेशक जनरली कंडीशन, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं जिसको हम एनोड को पॉजिटिव, मतलब एक कोई BIS का रूल या कोई इंडियन स्टैंडर्ड का कोई मतलब बना नहीं कि जो हम एनोड को पॉजिटिव ही माने। अलग अलग होता है। बैटरी चार्जिंग के समय किसी प्लेट में धनात्मक रखती है, किसी प्लेट में ऋणात्मक रखती है। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। बैटरी की सिर्फ दो कंडीशन होती हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग चार्जिंग की बात की जाए, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की, तो यहाँ पे कैथोड पे कौन सा प्लेट होता है? चार्ज होता है पॉजिटिव, और एनोड पे कौन सा होता है? नेगेटिव। ठीक, अब जब बात की जाए ड्यूरिंग चार्जिंग की, अभी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की बात हो रही ना, ये आपके लाइफ टाइम काम होने वाला है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की बात हो रही है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग में कैथोड आपका कौन सा हो गया? पॉजिटिव। एनोड आपका कौन सा हो गया? नेगेटिव हो गया। कौन सा हो गया? एनोड आपका नेगेटिव हो गया। अब देखो ड्यूरिंग चार्जिंग के समय क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग चार्जिंग कैथोड हमारा नेगेटिव हो जाएगा, एनोड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट। तो आज ये चीज आप जान गए होंगे कि ये कभी हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि एनोड हमारा पॉजिटिव होगा, कैथोड हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन जनरली तौर पे बेसिकली हम लोग मानते हैं कि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग जब पढ़ते हैं, कभी सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड सप्लाई के धनात्मक से जुड़ा है और रिवर्स से जुड़ा है, तो कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग होती, कौन सा, मतलब वो थोड़ा सा अलग है। जब कभी उसकी चर्चा करेंगे बताएंगे, अभी उस विषय में नहीं जाना चाहते, बता रहे हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग भी हम ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं? टर्मिनल इंटरचेंज कर लेते हैं। कौन सा? एनोड को कैथोड को एनोड बना लेते हैं, एनोड को कैथोड बना लेते हैं। कब होता है ऐसा? जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, जब कभी उसकी चर्चा करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा? एनोड जो है इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन खो रहा है। तो इसका और एक चीज यहाँ से आप जान गए, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होता है? कैथोड हमारा नेगेटिव होता है, एनोड कैथोड हमारा पॉजिटिव होता है, एनोड हमारा नेगेटिव होता है। ड्यूरिंग चार्जिंग कैथोड हमारा नेगेटिव हो जाता है, एनोड हमारा पॉजिटिव हो जाता है। अब देखिए ड्यूरिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग का मतलब ये होता है बैटरी का यूज कर रहे हो, बैटरी से आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, बल्ब जला रहे हो, टीवी चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इस समय जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो कैथोड होगा और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा? वो एनोड होगा। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा हो जाएगा? कैथोड, और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा हो जाएगा? एनोड। लेकिन जब उसी बैटरी को आप एज अ सोर्स, उसको एक सोर्स दोगे, चार्ज करोगे, तो उस समय चार्जिंग के समय कैथोड हमारा नेगेटिव अपने आप में रखेगा और क्या बोलते हैं, एनोड हमारा पॉजिटिव रखेगा। तो बैटरी जब हम घर में लाते हैं, घर में जब हम लाते हैं, जब देखिए जब बैटरी हम घर में लाते हैं तो शुरू में क्या होता है, आप घर में ला के तुरंत जो है कोई भी आप टॉर्च खरीदिए, आप
बाइक खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, तो जैसे ही लाते हैं तो उस समय वो रनिंग कंडीशन होती, तुरंत कहते हैं चलो बाइक लाएं घूमने चलते हैं। या हम अपने घर में बैटरी लाए हैं, चलो सबसे पहले आज बैटरी की टेस्ट करते हैं, बल्ब जलाते हैं। अब देखिए बैटरी का जब दिमाग में आता है तो सबसे पहले ये होता है कि बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी मेन सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल कट जाती है तो उस समय इमरजेंसी के रूप में हम बैटरी का यूज कर लेते हैं। बैटरी का मतलब एक स्टेबिलिटी है, आप मानते हैं, मतलब बैटरी एक प्रकार की ऐसी डिवाइस आप लोग अभी मानते हैं कि जो है हम उससे काम कर सकते हैं, उससे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बैटरी हमारी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। अब जो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी आई, जैसे हमारे घड़ी में सेल आया, ये घड़ी में सेल आया, ये प्राइमरी सेल है, मतलब रिचार्ज नहीं कर सकते, तो इसमें जो हम रिचार्ज नहीं कर सकते इसका मतलब चार्ज कंडीशन में मिला ना। तो कहने का मतलब हमेशा हम यही मानते हैं कि बैटरी हमारी चार्ज है। जब बैटरी हमारी चार्ज है तो उस समय हमारा एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कैथोड हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए हमेशा हम लोग बोल देते हैं कि एनोड अपने आप में पॉजिटिव रखता है, कैथोड अपने आप में नेगेटिव रखता है। जनरली हर जगह गूगल, यूट्यूब, हर जगह मिलता भी है। एनोड भैया धनावेश होता है और कैथोड में ऋणावेश होता है, सब बता देते हैं ऐसे ऐसे। लेकिन जब उसी बैटरी को हमें चार्ज करना पड़ा, अगर मान लीजिए तो प्राइमरी सेल था, यूज किए फेंक दिए, चार्ज कर नहीं सकते, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें एनोड हमेशा लाइफ टाइम पॉजिटिव रहेगा, जो कैथोड जो दूसरा सेकंड टर्मिनल होगा, जो घड़ी में सेल पड़ा हुआ है रिचार्जेबल नहीं है वो सेल, तो उसके लिए तो भाई स्पेसिफिक मार्किंग हमने करनी ही है, कर दिया कि एनोड हमारे में धनावेश है और कैथोड हमारे में ऋणावेश है। तो वही चीज है, पूछा है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या होगा। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो एनोड हमारा हिस्सा खो रहा है। एक समय में एनोड डोनर बन जाएगा, एक समय में एक्सेप्टर बन जाएगा, दोनों कंडीशन हमने बता दी है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन इस क्वेश्चन का कौन सा सही है, अनोड सही है। हाउ द कंड्यूट पाइप आर स्पेसिफाइड। कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो कंड्यूट पाइप का जो डायामीटर मेजर करते हैं वो भी कौन सा डायामीटर, आउटर डायामीटर। आउटर डायामीटर से ये पता चलता है कि ये कंड्यूट कितने mm का है, 16 mm का है, 19 mm का है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसका डायामीटर कितना है। आउटर डायामीटर इन mm, आउटर डायामीटर इन mm इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। पुनः तार बांधने योग्य, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, कहीं नहीं मिलेगा, हम बताएं। फ्यूजिंग फैक्टर का फार्मूला होता है FC/RC। फ्यूजिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर का फार्मूला होता है, फ्यूजिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, FC/RC। FC/RC, FC का मतलब होता है फ्यूजिंग करंट बटे रेटेड करंट। जिस करंट पे फ्यूज हुआ है और जो करंट रेटेड करके दी गई है, जिस करंट पे फ्यूज हुआ है, जो करंट रेटेड करके दी गई, उन दोनों के रेशियो, उन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर क्या हुआ, फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट। कैसे निकाले फ्यूजिंग फैक्टर, तो यह फ्यूजिंग फैक्टर आप पूछा हुआ है पुनः तार बांधने। रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, 1.4। अगली क्वेश्चन बोला है पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडरराइटर की गांठ का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पज अंडरराइटर नॉट फॉर पेंडेंट होल्डर कनेक्शन। बोला हुआ है, देखो जब हम होल्डर रखता है, पेंडेंट होल्डर, लटकाने वाला होल्डर, देखते नहीं आप, होल्डर में जब कनेक्शन करते हो उसके रिम चूड़ी को खोल करके बाहर करते हो, कनेक्शन कर देते हो, फिर फेस न्यूट्रल कनेक्शन करने के बाद आप क्या करते हो, जब कैप लगाते हो उसके अंदर एक गांठ दे देते हो। क्यों गांठ दे देते हो, कि अब उस गांठ से जब कस देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी जो नाट रहती है कस देंगे तो हमारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ वायर है, जो तारों के जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन हुए हैं, जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो जब वो गांठ रहेगी तो गांठ अपने आप में क्या करेगी, लोड बियर कर लेगी, मतलब जो टेंशन है, जो खिंचाव है उसको बियर कर लेगी, तो हमारे जो तार पे खिंचाव होगा वो कम हो जाएगा। नहीं समझे, वही पूछा हुआ है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडरराइटर नाट। अभी जो बोले अंडरराइटर जो नाट है, गांठ लगाई जाती है, किसने लगाई जाती है, खिंचाव वहां पे कम हो। तो यहां देखते हैं अवॉइड लूज कनेक्शन, इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रिवेंट एक्सेसिव कैप ओवर प्रेशर, रिड्यूस द स्ट्रेंथ फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ, ऐसे सामान के टर्मिनल से तनाव कम करे। देखो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। हमने बताया क्या कर रहा है, टेंशन को कम कर रहा, तनाव को कम कर रहा, खिंचाव को कम कर रहा, अपने आप में ले लिया, अपने आप में ले लिया। कोई पेरेंट्स होता है, कोई मुसीबत घर में आती है तो सबसे पहले अपने ऊपर ले लेता है ताकि उसके बच्चे, उसका फैमिली सुरक्षित रहे। वही चीज है, अगर आपने वहां पे एक नाट दे रखी, वहां पे एक गांठ दे रखी है, अगर टेंशन आता है तो वो अपने आप में ले लेगी, अपने आप में बियर करेगी, ताकि जो हमारे वायर हैं उनका टेंशन कम हो सके, क्योंकि वो बहुत
बहुत नॉर्मली जोड़ होता है, क्योंकि होल्डर का जो जोड़ होता है हमारा बहुत बारीक होता है, वहाँ से अगर टूट गया तो फिर हमें फिर से असेंबली करनी पड़ेगी और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होगी। हो सकता है कि घर में अंधेरा हो, जैसे कोई बिल्ली या चूहा कूदा, खिंचाव पड़ा, समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो क्या हुआ, अगर हमारे पास नाट नहीं दी हुई है तो वहाँ से कनेक्शन उखड़ सकता है। जो आपका होल्डर होता है, पेंडेंट होल्डर की बात किया है, होल्डर आप सब जानते हैं, होल्डर बताने की जरूरत नहीं है आपको। इस प्रकार के डिवाइस होती है होल्डर, 2 पिन निकले हुए होते हैं, 2 पिन निकले हुए थे, आपके जो वायर आते हैं, जैसे मान लीजिए फेज न्यूट्रल 2 वायर आपका आया हुआ है। अब यहाँ पे कनेक्शन सीधे कर दोगे तो खिंचाव कहाँ पड़ेगा, आप बताओ, खिंचाव कहाँ पड़ेगा, सीधे पड़ेगा ना। अगर कोई बिल्ली चूहा कुत्ता यहाँ पे आया, कहीं किसी या धूप आंधी तूफान कुछ भी वर्षा आया जिससे इस तारों पे प्रेशर पड़े, तो क्या हुआ, ये यहाँ से उखड़ सकता है ना। तो यही तो बोला है, अगर यहाँ पे एक नाट दे दोगे, अभी ये कैप बना हुआ है, इसी के ऊपर एक नाट दे दोगे, गांठ दे दोगे, अगर इसी के ऊपर एक गांठ लगा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे टेंशन कम हो जाएगा ना, सामान के टर्मिनल का तनाव कम करे, क्या करता है, टेंशन अपने आप में बियर कर लेगा। इसका राइट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्यूज, ये कौन सा फ्यूज है। देखो ये फ्यूज देख के आपको पता हुआ कौन सा है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटिंग फ्यूज है। एक फ्यूज और होता है, कार्ट्रिज फ्यूज होता है। यह बोला फ्यूज का प्रकार कौन सा है, फेवरेबल कॉन्टेक्ट फ्यूज। 2 तरीके के होते हैं, मतलब फ्यूज तो कई प्रकार के होते हैं, रिवायरेबल फ्यूज होता है, कार्टिक टाइप फ्यूज होता है, किटकैट फ्यूज होता है, और ये क्या बोलते हैं, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज विथ ट्रिपिंग डिवाइस होता है। इसी फ्यूज के साथ यदि हम कोई एमसीबी रिले या कोई और ट्रिपिंग डिवाइस लगा दें जो प्रोटेक्टिव हो तो उसको क्या बोलेंगे, HRC फ्यूज विथ ट्रिपिंग डिवाइस, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। देखो यहाँ पे जो इधर लगी हुई है, टोपी लगी हुई है, धात्विक होती है, कभी कभी मतलब पीतल का भी मेटल होता है। ये बोला है व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्यूज, ये कौन सा फ्यूज है, ये आपका हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है। कहाँ पे यूज होता है, पावर सर्किट में यूज होता है, नॉर्मली तौर पर हम रिवायरेबल फ्यूज यूज करते हैं। बोला है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी यूज, इनको जो है पूरा चेंज करना पड़ता है इनमें, और जो नॉर्मल रिवायरेबल फ्यूज होता है तो वायर तुरंत चेंज कर देते हैं। ये इनकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, और जहां ज्यादा एम्पियर करंट फ्लो होता है, ज्यादा लोड होता है, वहां पे नॉर्मली यूज करते हैं। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, कब, यदि इनके साथ कोई एमसीबी या कोई ईएलसीबी या कोई और प्रोटेक्टिव डिवाइस जो सर्किट को मेक और ब्रेक कर सके, अगर उसको साथ में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, HRC फ्यूज विथ ट्रिपिंग डिवाइस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। अगला पूछा है, विद्युत सामग्री का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरी। विद्युत सामग्री का नाम क्या है जो दिया हुआ है, हमने बताया था आपका, ये होल्डर है, ये होल्डर का कैप है, ये होल्डर है आपका, ठीक, समझने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, इसे हम रिम बोलते हैं, इसे रिम बोलते हैं, और ये क्या बनी है, चूड़ियाँ बनी हुई है। रिम क्या है, और ये चूड़ियाँ बनी हुई है। आपने देखा होगा होल्डर आप ओपन करने के बाद उसमें कनेक्शन करते हैं, फिर उनको कस देते हैं। कसने से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कैप होता है प्रोटेक्शन के लिए, किसी को शाख ना लगे, इस पर बाहर की धूल धुआं गंदगी नमी आंधी तूफान बारिश का प्रभाव ना हो, और क्या बोलते हैं, इसके जो क्या बोलते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा ना पहुंचने पाए, अंदर कीड़ा मकोड़ा पहुंचेगा शॉर्ट कर देगा, वायरिंग हमारी शॉर्ट हो जाएगी या सप्लाई हमारी प्रभावित हो सकती है। मतलब कहने के लिए सुरक्षा के लिए हम कैप देते हैं। और कैप कैसे कसी होती है, जो रिमदार चूड़ियाँ हैं, ये रिमदार चूड़ियाँ इसे बोलते हैं हिंदी में, इसमें कनेक्टेड होती हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकेट होल्डर, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। देखो स्क्रू टाइप की व्यवस्था हो ना, इसमें कसने की व्यवस्था है, जहाँ कसने और खोलने की व्यवस्था होती है तो आपको स्क्रू आता है ना कि स्क्रू ड्राइवर, आपने देखा है, तो वही होगा। एंगल स्वीप लैम्प होल्डर, गोलियन एडिशन स्क्रू लैम्प होल्डर, लेकिन बोला है एडिशन स्क्रू होल्डर, हमने क्या बताया आपको, स्क्रू टाइप है। ये आपको इसी में कस दिया जाता है, कब, कनेक्शन होने के बाद, और ऊपर नाट लगा करके सप्लाई निकाल दी जाती है। तो ये रहे आज के आपके 15 क्वेश्चन, मतलब 45 नंबर तक कंप्लीट हो गए। अगला जो भी क्वेश्चन सीरीज होगा जल्द लेके आएंगे, और आप लोग पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। यदि इस क्लास से आपको थोड़ी सी भी लाभ पहुँच रही है तो उन बच्चों को ये सब बताइए जो इस सुविधा से वंचित है। बहुत शानदार जानदार क्लास लेके आए हम लोग, पूरा कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा कि आप लोग बेहतर से बेहतर करें, अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें।